मोटर कंपनी यानी आईएमसी पर। आईएमसी ने पिछले 35 सालों में 1.2 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। जी हाँ। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं, ये तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में उनकी हैसियत को जाहिर करता है। इसके पीछे क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा संग मील है और ये दिखाता है कि आईएमसी मार्केट में कितनी मुस्तकिल मिजाज और आप कहें कि मकबूल रही है। इसकी बुनियाद तो 1989 में रखी गई थी। हाउस ऑफ हबीब ने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन यानी टीएमसी और टोयोटा सोशो कॉर्पोरेशन टीटीसी जापान के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर शुरू किया था। और शुरू में 1993 में वो रोजाना सिर्फ 20 गाड़ियां बना सकते थे। सिर्फ 20? जी, सिर्फ 20। और आज वो डबल शिफ्ट और ओवर टाइम लगाकर 288 यूनिट्स रोजाना बना रहे हैं। 288? ये तो मतलब तकरीबन 14 गुना इजाफा हो गया। बिल्कुल, पैदावारी सलाहियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये तरक्की सिर्फ नंबर्स में तो नहीं हुई होगी, यकीनन इस सफर में कई अहम, यूं कहें कि मोड़ आए होंगे। ओह बिल्कुल, बहुत से अहम संगमील हैं। जैसे पाकिस्तान में पहली करोला का आना, वो तो एक बुनियादी कदम था। फिर 2002 में नौवीं जनरेशन करोला आई और ख़ास बात ये थी कि उसमें मकामी तौर पर बने हुए पुर्जे इस्तेमाल किए गए। ये लोकलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम था। अच्छा। फिर 2010 में पाकिस्तान में पहली बार मकामी तौर पर असेंबल शुदा हलक्स आई। इसने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत की। हलक्स तो बहुत मकबूल है। जी हाँ, और प्रोडक्शन के लिहाज से भी संग मील उबूर होते गए। 2012 में 0.5 मिलियन यानी 5 लाख गाड़ियां मुकम्मल हुईं और 2022 तक 10 लाख का हिस्सा भी उबूर कर लिया। और अब ये हाल ही में मेरा ख्याल है यारिस और खास तौर पर कोरोला क्रॉस एचईवी भी आई हैं। क्या ये नई टेक्नोलॉजीज की तरफ इशारा है? यकीनन यकीनन, 2020 में यारिस आई और फिर 2023 में पाकिस्तान की पहली मकामी तौर पर तैयार करदा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी टोयोटा कोरोला क्रॉस। ये जाहिर करता है कि कंपनी मार्केट के बदलते हुए रुझानात और जो माहौलियाती तकाजे हैं उनको समझ रही है और उनके मुताबिक चलने की कोशिश कर रही है। सही। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2024 में फॉर्च्यूनर, हिलक्स और कोरोला क्रॉस की बरामदात भी शुरू हुई और शामिक ममालिक को। और 2025 में तो खाम माल भी टोयोटा मिस्र को भेजा गया। तो ये जाहिर करता है कि कंपनी के अज़ाइम अब सिर्फ मकामी मार्केट तक नहीं रहे। बरामदात भी जबरदस्त। अच्छा, इस पूरे सफर में लीडरशिप का विजन भी तो अहम रहा होगा। मरहूम साबिक चेयरमैन अली सुलेमान हबीब साहब का जिक्र रिपोर्ट में काफी नुमाया है। जी हाँ बिल्कुल, अली सुलेमान हबीब मरहूम का जो मेक इन पाकिस्तान का विजन था वो आईएमसी की बुनियादी हिकमत अमली का आप कह लें एक सुतून रहा है। मकामी सनत को फ़रोग़ देना, पाकिस्तान में गाड़ियां बनाना, ये उनके अहम मकासद थे और इसी वजह से उन्हें बादज़ मर्ग सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और ये विजन आज भी कंपनी की सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इसी विजन की बुनियाद पर अब कंपनी का जो मौजूदा कारोबारी ढांचा है और मार्केट में पोजीशन, वो कैसी है? देखें, बुनियादी कारोबार तो वही है। पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियों की असेंबली, बतदरीज मैन्युफैक्चरिंग और फिर उनकी मार्केटिंग। और जैसा आपने कहा, 1.2 मिलियन से ज़ायद गाड़ियां फरोख्त हो चुकी हैं। खासतौर पर जो सी सेगमेंट सेडान कैटेगरी है उसमें कोरोला का गलबा बिल्कुल वाज़े है। रिपोर्ट कहती है कि माली साल 2025 में आईएमसी का मार्केट शेयर तकरीबन 14.6% रहा। 14.6%। ठीक। आपने पैदावारी सलाहियत में इजाफे का जिक्र किया था, 20 से 288 यूनिट्स रोजाना। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि फिलहाल जो इस्तेमाल शुदा सलाहियत है वो तकरीबन 36% है, जबकि पूरी इंडस्ट्री की कुल सलाहियत 500,000 यूनिट सालाना है। ये इतना फर्क क्यों? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। 36% सलाहियत का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि कंपनी और दरअसल पूरी इंडस्ट्री ही अपनी पूरी इस्तेदाद पर काम नहीं कर रही। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे माशी सुस्तरवी, तलब में कमी, महंगाई, शरह सूद का बुलंद होना और ख़ास तौर पर जैसा कि रिपोर्ट में भी जिक्र है, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की जो दरामदात हैं उनका दबाव भी है। अच्छा, ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों वाला मसला अहम है। जी, लेकिन दूसरी तरफ ये कम इस्तेमाल शुदा सलाहियत ये भी दिखाती है कि अगर मार्केट के हालात बेहतर हों तो मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। सही। अच्छा, लोकलाइजेशन का भी रिपोर्ट में काफ़ी जिक्र है, यानी मकामी सतह पर पुर्जे बनाना। इसकी क्या अहमियत है? लोकलाइजेशन ये आईएमसी की हिकमत अमली का एक आप कह लें मरकजी नुक्ता है। इससे न सिर्फ ये कि दरामाद पर इन्हिसार कम होता है, ज़र-मुबादला बचता है, बल्कि जो मकामी वेंडर इंडस्ट्री है उसको भी बहुत फ़रोग़ मिलता है। आईएमसी इस वक्त 53 मकामी वेंडर्स के साथ काम कर रही है।
इससे रोजगार भी पैदा होता है और टेक्नोलॉजी और महारत भी मुल्क में आती है। रिपोर्ट में एक जुमला है कि जब भी आप करोला को छूते हैं, आप एक मकामी तौर पर तैयार करदा पुर्जा को छू रहे होते हैं। ये इसी अज़्म को जाहिर करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंपनी के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए इंसानी वसाइल यानी एम्प्लॉइज और माली कारकर्दगी ये कितने अहम है? दोनों ही बहुत अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 3017 मुलाजिमीन हैं और वो टोयोटा वे के उसूलों पर बहुत जोर देते हैं, ट्रेनिंग पर और मुलाजिमीन के मोराल को बुलंद रखने पर। उनके सर्वे के नताइज भी अच्छे आए। माली लिहाज से देखें तो आईएमसी कौमी खजाने में बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। माली साल 25 में ही 111 अरब रुपए टैक्स दिया। 111 अरब? जी, और अब तक कुल मिलाकर 891 अरब रुपए से ज्यादा का हिस्सा डाल चुके हैं। और पिछले माली साल यानी FY25 में फरोख्त में 56 से 60% इजाफा हुआ और टैक्स से पहले मुनाफे में 61% इजाफा। ये एक मजबूत माली बहाली को जाहिर करता है, गो कि ये पिछले साल की कम बुनियाद पर है। ठीक है, तो माली इस्तेहकाम के साथ साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस और अखलाकियात, इन पर भी तो यकीनन तवज्जो होगी। रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी तफसील से बात की गई है। आईएमसी का जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो कंपनीज एक्ट 2017 और जो लिस्टेड कंपनीज के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के ज़ाब्ते हैं 2019 वाले, उनके ऐन मुताबिक है। मकसद ये होता है कि इंतज़ामिया कंपनी के तवील मुद्दती मफादात और स्टेक होल्डर्स के मफादात को सामने रखकर काम करे। तो बोर्ड की साख्त कैसी है और वो निगरानी कैसे करता है? बोर्ड में 10 डायरेक्टर्स हैं, 9 मर्द और 1 खातून। इनमें आज़ाद, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब शामिल हैं। चेयरमैन मोहम्मद अली आर हबीब साहब हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव अली असगर जमाली साहब हैं। और बोर्ड की कारकर्दगी का बाकायदा सालाना जायजा लिया जाता है ताकि ये मौसर तरीके से काम करता रहे। बोर्ड की मदद के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई हैं। अच्छा, ये कमेटियां कौन सी हैं? क्या सबका जिक्र जरूरी है या उनके काम पर बात करें? यूं तो सब कमेटियों का अपना किरदार है, लेकिन कुछ ज्यादा कलीदी हैं, जैसे बोर्ड ऑडिट एंड रिस्क कमेटी यानी BARC। इसके चेयरमैन एक आज़ाद डायरेक्टर हैं। ये कमेटी माली शफाफियत, अंदरूनी कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट को देखती है। बहुत अहम है। ठीक है। इसी तरह HR और मुआवजों की कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, ये सब भी अहम है। फिर कुछ कमेटियां मखसूस शोबों को देखती हैं, जैसे मार्केटिंग, सेफ्टी और माहौलियात, जिसे वो SHE कहते हैं, और IT गवर्नेंस। इन सब का मकसद यही है कि बोर्ड को सही मालूमात मिलें ताकि वो बेहतर फैसले कर सके। गवर्नेंस के अलावा क्या कुछ खास पॉलिसियां भी हैं जो कंपनी के अखलाकी मेयार को जाहिर करती हों? जी बिल्कुल हैं। कस्टमर फर्स्ट का उसूल तो उनका मरकजी उसूल है। फिर मुलाजमीन के हवाले से पॉलिसियां हैं, जैसे सबको बराबर मौके देना, महफूज माहौल फराहम करना, जबरी या बच्चों से मजदूरी ना करवाना और इखलाकी रवैये को यकीनी बनाना। तनव्वु यानी डाइवर्सिटी पर भी पॉलिसी है। रिस्क मैनेजमेंट पर भी, जिसमें अब ESG यानी माहौलियाती, समाजी, गवर्नेंस और मौसमियाती तब्दीली के खतरात भी शामिल हैं। अच्छा, ESG भी शामिल है। जी, समाजी और माहौलियाती जिम्मेदारी पर अलग पॉलिसी है। IT गवर्नेंस पर भी, जिसमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यानी BCDR भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत इखलाकी और अमली ढांचा बनाते हैं। ये तो हुई अंदरूनी साख्त और उसूलों की। अब जरा मार्केट में जो नजर आता है यानी प्रोडक्ट्स और उनका सियाको सबाक, उस पर बात करते हैं। करोला तो जैसे IMC की पहचान ही बन गई है। बिलाशुबा, करोला तो पाकिस्तान में एक घरेलू नाम है, दहाइयों से चल रही है। अपनी पायदारी, कारकर्दगी की वजह से बहुत मकबूल है। लेकिन IMC की प्रोडक्ट लाइन सिर्फ करोला तक नहीं है। हिलक्स ने कमर्शियल और खास तौर पर देही मार्केट में अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है। जी हाँ। यारिस ने कम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मुकाबला किया है और उसका जो नया फेसलिफ्ट मॉडल आया है वो काफी कामयाब रहा है। और करोला क्रॉस HV, पाकिस्तान की पहली मुकामी हाइब्रिड, उसकी क्या अहमियत है? करोला क्रॉस HV का आना ये वाकई एक अहम सिग्नल है। ये सिर्फ ईंधन बचाने और कार्बन अखराज कम करने की वजह से अहम नहीं, बल्कि ये लोकामी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी लाने की तरफ भी एक बड़ा कदम है। सही। और अभी हाल ही में नई लैंड क्रूजर प्राडो भी मुतारिफ करवाई गई है, जो प्रीमियम SUV सेगमेंट में उनकी मौजूदगी को जाहिर करती है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स ये सारिफीन तक पहुंचती कैसे हैं? वो जो कस्टमर फर्स्ट वाला फलसफा है, उसका अमली मुजाहिरा कैसे होता है? इसकी बुनियाद उनका वसी डीलरशिप नेटवर्क है, सर्विस सेंटर्स हैं, पुर्जों की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। रिपोर्ट में कई मार्केटिंग मुहिमात का भी जिक्र है, जैसे मॉनसून के दौरान मुफ्त चेकअप कैंप,
देही इलाकों में खास सरगर्मियां, बैंकों के साथ मिलकर आसान फाइनेंसिंग की सहूलत देना और एक टोयोटा श्योर प्रोग्राम भी है जिसके तहत वो मेयारी इस्तेमाल शुदा गाड़ियां फरोख्त करते हैं। अच्छा, टोयोटा श्योर, ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के लिए है। जी, ये सब कोशिशें हैं ताकि कस्टमर तक पहुंचा जाए और उनका एतमाद बरकरार रखा जाए। ये कस्टमर फोकस तो बहुत अहम है, खास तौर पर जब हम पूरी इंडस्ट्री के हालात देखते हैं। माली साल 25 में अगरचा फरोख्त में 43% इजाफा हुआ, लेकिन आपने कहा था कि ये पिछले साल की कम बेसलाइन से था और चैलेंजेस अब भी हैं। जी, चैलेंजेस बिल्कुल बरकरार हैं। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? रिपोर्ट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात का जिक्र है बार बार। जी हाँ, ये इस वक्त इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मसला है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इस्तेमाल शुदा इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ये अब पामा यानी पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की कुल फरोख्त का तकरीबन 30% हैं। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, जबकि 2022 से पहले ये शरह 10% से भी कम थी। तो ये बराह रास्त मकामी तौर पर बनने वाली गाड़ियों की फरोख्त को मुतासिर करता है। और मकामी सरमायाकारी की भी हौसला शिकनी होती है। इसके अलावा पॉलिसी में अदम तसलसल, जैसे टैरिफ और टैक्स में अचानक तब्दीलियां, इससे भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। रिपोर्ट में इसीलिए एक मुतवाजिन दरामदी पॉलिसी पर जोर दिया गया है। तो मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है? माली साल 26 के लिए रिपोर्ट में मोहतात उम्मीद का इजहार किया गया है। इसकी वजह शायद ये है कि उम्मीद की जा रही है कि शरह सूद कम होगी, महंगाई में कमी आएगी, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल बहरहाल मौजूद है। इन चैलेंजेस के बावजूद क्या कंपनी जिद्दत तराजी यानी इनोवेशन और मुस्तकबिल की तैयारी पर भी काम कर रही है? ओह बिल्कुल। रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग के अमल में जिद्दत तराजी पर खासा जोर है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन DX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए तो एक नया सेक्शन ही कायम किया गया है। उसके तहत वो रियल टाइम प्रोडक्शन डैशबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। AI की मदद से पुर्जों की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। जैसे नस्ट के साथ मिलकर एक रिले डिटेक्शन सिस्टम बनाया है। डिजिटल शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के लिए iBoards हैं और AI से लैंप और एम्बलम की इंस्पेक्शन भी हो रही है। ये AI और DX की बातें तो बहुत जदीद लग रही हैं। क्या इसकी कोई अमली मिसाल भी है जो पैदावार में बेहतरी ला रही हो? कोई सादा सी मिसाल? जी, रिपोर्ट में मोनोजोकुरी इनोवेशन सेंटर का जिक्र है। ये सेंटर कम लागत ऑटोमेशन, जिसे वो कराकुरी कहते हैं, डिजिटलाइजेशन और AI पर काम करता है। मिसाल के तौर पर एक कराकुरी ब्रिज है। ये बम्पर्स को असेंबली लाइन तक पहुंचाने का एक मैकेनिकल कम लागत वाला खुदकार निजाम है। बिजली की जरूरत नहीं, ग्रेविटी से चलता है। हाँ, अच्छा। या फिर एक जीरो टच सेट डॉली है। ये सीटों को महफूज तरीके से और खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ये छोटी छोटी लेकिन मुअस्सर चीजें हैं जो पैदावारी कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ पैदावार तक ही है या इंतजामी कामों में भी है? नहीं, ये काफी वसी है। SAP S4HANA को वो अपने मरकजी कारोबारी निजाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इंडस्ट्री में पहली बार उन्होंने RFID टेक्नोलॉजी पर मबनी इनवॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ कराया है और मुलाजमीन के लिए मोबाइल बायोमेट्रिक तस्दीक का निजाम भी है। सिक्योरिटी के लिहाज से? जी, साइबर सिक्योरिटी पर भी पूरी तवज्जो है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स XDR। ये सब डेटा और सिस्टम्स को महफूज रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। आजकल पायदारी यानी सस्टेनेबिलिटी और माहौलियाती जिम्मेदारी की बात बहुत होती है। क्या IMC इस पर भी काम कर रही है? जी हाँ, ये टोयोटा का जो आलमी एनवायरमेंटल चैलेंज 2050 है, ये उसी का हिस्सा है। IMC ने 6.6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये उनकी बिजली की जरूरियात का 25% से ज्यादा पूरा करता है। 25%? ये तो काफी है। जी, और इससे सालाना 2500 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम होता है। इसके अलावा वो मिलियन ट्री प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं। अब तक 920,000 दरख्त लगा चुके हैं और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6,000 मैंग्रोव दरख्त भी लगाए हैं। पानी बचाने के मंसूबे भी चल रहे हैं। जबरदस्त। तो मुस्तकबिल का मजमूई मंजरनामा क्या नजर आता है? किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो रहेगी? मुस्तकबिल की हिकमत अमली में HEVs यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तवज्जो तो बरकरार रहेगी। बारामात को बढ़ाना एक अहम हदफ है। लोकलाइजेशन को मजीद गहरा करना, लागत में कमी लाने की कोशिशें, जिसे वो कॉस्ट मैराथन कहते हैं, और अपने सप्लायर्स की सलाहियत को बेहतर बनाना, जिसके लिए वो सप्लायर कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। मजमूई तौर पर कंपनी मोहतात है, मार्केट के उतार चढ़ाव और खतरात को देख रही है, लेकिन साथ ही तरक्की और जिद्दत के जो मौके हैं
ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ انڈس موٹر کمپنی کی 35 سالہ تاریخ، مارکیٹ میں ایک نمایاں مقام، مقامی صنعت کو فروغ دینے پر مستقل توجہ یعنی لوکلائزیشن، ایک مضبوط گورننس کا ڈھانچہ، حالیہ مالی سال میں بحالی کے آثار، جدت ترازی، خاص طور پر HEVs اور DXAI کی طرف پیش قدمی، اور ماحولیاتی و سماجی ذمہ داری کا احساس، یہ سب پہلو اس رپورٹ سے واضح ہوتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور شاید ایک آخری نقطہ جو اس رپورٹ سے نکلتا ہے اور جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ چیلنج ہے کہ ایک طرف تو کمپنی کو کرولا جیسے اپنے کامیاب پرانے ماڈلز پر انحصار کرنا ہے، وہ ان کی طاقت ہے، تو دوسری طرف مارکیٹ، پالیسی، ٹیکنالوجی سب تیزی سے بدل رہے ہیں۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات کا دباؤ ہے، HEVs آ رہی ہیں، مستقبل میں شاید EVs بھی آئیں، مقامی پیداواری صلاحیت پوری استعمال نہیں ہو رہی۔ ان سب عوامل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا؟ INC پاکستان کی مارکیٹ کے اس منفرد ماحول میں ماضی کی کامیابیوں اور مستقبل کے تقاضوں کو کیسے ہم آہنگ کرے گی، یہ دیکھنا واقعی آنے والے وقت میں دلچسپ ہوگا۔ اس تفصیلی جائزے اور قیمتی معلومات کے لیے